हेलो जी, नमस्कार। की हालचाल मेरे शेरों और शेरनियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वेदांत महाराष्ट्र 11th और 12th में। और मैं हूं आपकी अपनी केमिस्ट्री एजुकेटर वंशिका श्रीवास्तव। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने अमीन चैप्टर को स्टार्ट किया था। उसका इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है ना, तो बेटा ये वाला लेक्चर मत देखना, पहले फर्स्ट लेक्चर देखो जाके, क्योंकि यार सेकेंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर, इसमें ना ऐसे कुछ टर्म्स हैं जो कि मैं यूज़ करूँगी तो आपको समझ नहीं आएगा। 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, एन मिथाइल, एन मिथाइल या फिर एनिलीन, ये सब क्या होता है मैम? अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है ना, तो आपको ये सब समझ में नहीं आने वाला। तो सबसे पहले जाओ लेक्चर 1 देखो, अमीन्स का इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर, और उसके बाद आना लेक्चर 2 पे। ठीक है? ओके 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 ओके, डन। तो यार जिन बच्चों ने लेक्चर 1 देख लिया है ऑलरेडी, जिन बच्चों ने बहुत अच्छे से नोट्स बनाए ऑलरेडी और नॉमेनक्लेचर मेरे साथ प्रैक्टिस किया था, तो यार आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, एक तो हम छोटा सा रिवीजन करेंगे, तुम लोग का छोटा सा टेस्ट ले लेंगे कि क्या तुमको सच में समझ में आया है। और दूसरी चीज़ हम आज पढ़ेंगे प्रिपरेशंस ऑफ अमीन, की अमीन्स को प्रिपेयर कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज की शानदार वीडियो, शानदार सेशन। तो बेटा ये है आपके सामने 4 कंपाउंड्स, इनको आपको क्या करना है, नामकरण करना है इनका। जल्दी से इसका नाम बताओ। फर्स्ट वाले कंपाउंड का नाम बताओ, CH3NHCH3। इसका IUPAC नेम बताना है आपको, कॉमन नेम नहीं बताना, IUPAC नेम बताना है। ठीक है, IUPAC नेम क्या होगा इसका? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, इसका IUPAC नेम क्या होगा, फटाफट से बताओ। क्या सीखा था? पहले तो एक फैमिली बनाओ। पहले क्या करना है बेटा, एक फैमिली बनानी है। ठीक है, फैमिली बना दी, ओके मैम। अब बेटा फैमिली के बाद एक हमारा मेहमान रह गया, यहाँ पे क्या रह गया, मेहमान रह गया। तो उसके लिए क्या लिखते हो, N लिखते हो, N मिथाइल। क्या लिखते हो, N मिथाइल, सही है ना? इसके लिए हमने लिखा N मिथाइल। अब यहाँ पे कितने कार्बन है मैम? एक ही कार्बन है, इसलिए यहाँ लिखोगे मीथेन, इसलिए यहाँ पे लिखोगे मीथेन। और ये किससे जुड़ा है, अमीन से, तो ये लिख दोगे मीथेन अमीन। तो ये हो गया N मिथाइल मीथेन अमीन। क्या हो गया, N मिथाइल मीथेन अमीन हो गया। इसकी बात करते हैं। तो बेटा ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से एक मेहमान आ गया ना। क्या लिखोगे मैम, N मिथाइल। आप अपनी कॉपी में खुद से भी लिख दो, एक बार खुद से कॉपी में ट्राई करो। अगर आपको आ जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो यहाँ पे मैं आपको बता ही रही हूँ, लेकिन एक बार खुद से ट्राई करना ज़रूर। ठीक है, ताकि हमें ये पता चल जाए कि यार आपको कितना आता है। ठीक, आपको समझ में आना चाहिए कि मैम हमें समझ में आ रहा है, एग्जैक्टली समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो N मिथाइल ये क्या है बेटा, एनिलीन भी लिख सकते हो और बेंजामीन भी लिख सकते हो। तो हमने लिख दिया बेंजामीन। ठीक है, बेंजामीन क्लियर है, N मिथाइल बेंजामीन हो गया। नेक्स्ट इस पे आओ, यहाँ पे क्या करेंगे, एक हमने क्या बनाया बेटा, एक की फैमिली बनाई, एक फैमिली बनाई। अभी यहाँ पे ये CH3 बचा है, ये CH3 बचा है। ठीक है, क्या बचा है, ये CH3 बचा हुआ है। तो 2 CH3 बचे हैं, 2 है ना, तो यहाँ पे लिख दोगे बेटा N, डाईमिथाइल, N, डाईमिथाइल। सही है, N मतलब यार दोनों जो मिथाइल है वो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमने क्या लिखा, N, डाईमिथाइल। और यहाँ पे कितने कार्बन है मैम, एक है, तो मीथेन अमीन हो जाएगा, मीथेन अमीन, N, डाईमिथाइल मीथेन अमीन। ठीक है, क्लियर है? बताओ इसका ट्राई करो, ये क्या होगा मैम, जल्दी बताओ क्या होने वाला है, बताओ जल्दी से बताओ क्या होगा। C2H5CH3CH3। आप बोलोगे मैम यहाँ तो नाइट्रोजन है ही नहीं। हाँ नहीं है, तो इसका तो आपको IUPAC नेम बताना है ना, ज़रूरी नहीं है कि नाइट्रोजन हो। ठीक है, IUPAC नेम बताओ इसका। नॉर्मली आपको एग्जाम में ऐसे तो पूछेगा, आपको ये थोड़ा ना बताएगा कि बेटा ये अमीन चैप्टर का है, ये अल्कोहल का है, ये हैलोजन डेरिवेटिव का है, ये एल्डिहाइड कीटोन का है, ऐसे थोड़ा ना बताएगा आपको। यार बताओ जल्दी से, फिर फटाफट बताओ क्या करते हैं हम, याद है कि भूल गए? याद है कि भूल गए? भाई लॉन्गेस्ट चेन बनाते हैं ना, लॉन्गेस्ट चेन ये रही मैम। एक यहाँ पे क्या है, मेहमान जुड़ा हुआ है, मेहमान जुड़ा है। मैं इसलिए यहाँ पे पता है ये वाला कंपाउंड क्यों लिखा, ताकि तुम पुराना वाला ना भूल जाओ भाई, पुराना वाला नहीं भूलना है। ठीक है, हमने अमीन्स को तो पढ़ लिया भाई, पता चला पुराना वाला भूल गए, इसलिए मैंने यहाँ पे ये वाला कंपाउंड लिखा है। चलो लिखो 1, 2,
3 4। मैम 3 4 क्यों लिख रहे हो बेटा? ये C2H5 को ओपन करके लिखेंगे अपन। देखो हमने यहाँ पे क्या लिखा, CH CH3, यहाँ पे आपका CH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ पे C2H5 है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ क्या? लिख सकती हूँ ना। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 और 4, सही है। यहाँ पे 2 पे क्या आ जाएगा, 2 मिथाइल, क्या आ जाएगा, 2 मिथाइल, क्या आएगा, 2 मिथाइल, मतलब 2 पे आ गया मिथाइल, 2 पे क्या आ गया, मिथाइल आ गया। 4 कार्बन है तो ये हो जाएगा ब्यूट और एन, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा। ये समझ में आ गया, 2 मिथाइल ब्यूटेन, सिंपल है ना। ये तो नॉर्मल सा नॉमेनक्लेचर था, हेलोजन डेरिवेटिव से था ये। बाकी आपको समझ में आए अमीन्स वाले? बाकी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया है कि नहीं, बताओ जल्दी से। बाकी सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ है कि नहीं? चलिए ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बेटा प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स। प्रिपरेशन ऑफ अमीन, प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स, ठीक है। सबसे पहला है बेटा यहाँ पे बाय अमोनोलिसिस, बाय अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, बाय अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। अमोनोलिसिस कर देंगे किसका, एल्काइल हैलाइड का अमोनोलिसिस करते हैं। देखो कैसे होता है, यहाँ पे हमने एल्काइल हैलाइड लिया, एल्काइल हैलाइड तो भूले नहीं हो ना, एल्काइल हैलाइड तो नहीं भूलो, ये क्या है, एल्काइल हैलाइड है। प्लस यहाँ पे हमने क्या डाला, यहाँ पे हमने अमोनिया डाल दिया, क्या डाला, अमोनिया डाला, और यहाँ पे एल्कोहलिक मीडियम और हीट कर दिया, ठीक है। एल्कोहलिक मीडियम में अमोनिया लेंगे तो बेटा होगा क्या, यहाँ पे ध्यान से सुनो, यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे बन जाएगा RNH2 और HCl निकल जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा, RNH2 और HCl निकल जाएगा। कैसे हुआ ये रिएक्शन मैम, यहाँ देखो Cl या फिर HX, ठीक है, यहाँ पे HX लिख लो ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, HX निकल जाएगा। देखो बेटा RX प्लस यहाँ पे मैंने कैसे लिखा है इसको, H यहाँ पे 2 और यहाँ पे NH, एक सेकेंड उल्टा लिख दिया, HN2 ऐसा, ठीक है, क्लियर है। यहाँ से HX, यहाँ से HX निकला, क्या बचा, RNH2, यहाँ से HX निकल गया, क्या बन गया, RNH2 बन गया। इसको बोलते हैं क्या, क्या बन गया, ये अमीन बन गया बेटा, ये अमीन बन गया, ठीक है। क्या बन गया, अमीन बन गया है ये, ठीक। चलो तो यहाँ पे एक बार लिख लो, द प्रोसेस ऑफ द, एक प्रोसेस है बेटा, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ, किसकी प्रोसेस है ये, ब्रेकिंग ऑफ, कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ है, कार्बन और हेलोजन वाला ब्रेक हुआ है ना, ब्रेकिंग ऑफ कार्बन एंड हेलोजन वाला बॉन्ड, ठीक है, कार्बन एंड हेलोजन बॉन्ड बाय अमोनिया। क्या यूज़ किया, क्या यूज़ करके ब्रेक किया मैम, अमोनिया यूज़ करके हमने ब्रेक किया, अमोनिया यूज़ करके हमने ब्रेक किया, इज अमोनोलिसिस, इज अमोनोलिसिस, या फिर इसको बेटा हम क्या बोलते हैं, एल्काइलेशन, इसको बोलते हैं एल्काइलेशन ऑफ अमोनिया, एल्काइलेशन ऑफ अमोनिया, ठीक है। ये होता है 373 डिग्री केल्विन पे, 373 डिग्री केल्विन पे होता है, समझ में आ गया, दिख रहा है आपको ये किस पे होता है, ये 373 डिग्री केल्विन पे होता है बेटा ये प्रोसेस, 373 डिग्री केल्विन पे ये प्रोसेस होता है, ओके। तो आप बोलोगे मैम बस ये एक स्टेप का प्रोसेस है क्या, नहीं, जब तक बेटा सारे हाइड्रोजन खत्म नहीं हो जाते ना इसके, तब तक ये प्रोसेस चलता है। तो चलो इसको देखते हैं कैसे होता है ये। यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ, RX प्लस, यहाँ पे हमने इसको ऐसे लिखना है, ठीक है, ये मैंने अमोनिया लिखा बेटा, ये मैंने अमोनिया लिखा, यहाँ से HX निकल जाएगा, ये देखो ये HX निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, इसको अपन हीट करेंगे, ठीक है, हीट करके क्या बन जाएगा मैम, RNH2 बन जाएगा, सही है, RNH2 बन जाएगा। अब फिर से मैंने क्या करना है बेटा, फिर से मैंने इसमें RX डालना है, क्या डालूंगी, RX डालूंगी। तो अगर मैं इसको अच्छे से लिखूं NH को, NH2 को,
तो यहाँ पे मैंने N, यहाँ पे H, यहाँ पे H, सही है ना। N यहाँ पे H, यहाँ पे H, और इसको भी अपन RX को जो है ना कैसे लिख देते हैं, X और R ऐसे लिख दिया। तो क्या यहाँ से HCl नहीं निकल जाएगा, बताओ। ये देखो यहाँ से HCl निकल गया, यहाँ से ये HCl निकल गया ना, क्या बन जाएगा मैम, यहाँ बन जाएगा R, यहाँ पे N था, यहाँ पे H लगा हुआ था, देखो RNH, यहाँ पे R। क्लियर है, समझ में आया। अब फिर से हमने क्या डालना है इसमें, हमने फिर से इसमें RX डालना है, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख देती हूँ, यहाँ पे डाला बेटा RX, क्या डाल दिया, मतलब एल्काइल हैलाइड डाल रहे हैं अपन, ठीक है, एल्काइल हैलाइड डाल रहे हैं। तो यहाँ से फिर से HX निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा, बिल्कुल सही है, HCl निकल जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा मैम, यहाँ बन जाएगा RNR। क्लियर है, बताओ क्लियर है। तो हमने क्या किया, अमोनिया से सबसे पहले हमने यहाँ पे 1 डिग्री बनाया, हमने यहाँ पे ये क्या बनाया, ये क्या है बेटा आपका 1 डिग्री अमीन बनाया। 1 डिग्री अमीन क्यों है, क्योंकि एक हाइड्रोजन को निकाल के फेंका है। अगर एक हाइड्रोजन को निकाल के फेंका है अमोनिया से 1 डिग्री है, अगर 2 हाइड्रोजन को निकाल के फेंका है तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 डिग्री है, और 3 तो ये जाएगा 3 डिग्री। अब आप बोलोगे मैम हाइड्रोजन खत्म हो गए, अब HCl नहीं निकल सकता, लेकिन यहाँ पे फिर से जब अगर मुझे लगाया कि नहीं यार, एक काम करते हैं, फिर से हम क्या करते हैं, अगर इसके साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होने वाला है, तो यहाँ देखो, यहाँ बनता है RNR, यहाँ पे R, और यहाँ पे एक और R जुड़ गया ना, ये वाला, इसको R' कर देते हैं, ये वाला R जुड़ गया R', और यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये सॉल्ट बन जाता है, क्वाटरनरी सॉल्ट बनता है। कौन सा बनता है, क्वाटरनरी सॉल्ट बनता है ये, ठीक है, सॉल्ट बनता है क्वाटरनरी। क्लियर है, बताओ क्या आपको ये चीज़ क्लियर हुई कि कैसे बनेगा, ये क्वाटरनरी सॉल्ट बन जाएगा। देखो ये और ये, यहाँ पे पॉजिटिव लगा दो, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो क्वाटरनरी सॉल्ट बन गया, ठीक है, इसको हटा दो। क्लियर है, ये है बेटा अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, ये है आपका प्रॉपर अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। फिर से देखो, आपको समझ नहीं आया, फिर से अपन देखते हैं क्या हुआ है। RX था, मतलब कोई भी एल्काइल हैलाइड ले लो, एल्काइल हैलाइड ले लिया, CH3Cl ले लिया, CH3Br ले लिया, CH3I ले लिया, CH3F ले लिया, कुछ भी ले लिया आपने, ठीक है। क्या होगा, अमोनिया डाला, अमोनिया मतलब NH3, अमोनिया का मतलब क्या होता है, NH3 डाल दिया उसमें। अब देखो यहाँ से HCl रिमूव हुआ, क्या रिमूव हुआ, HCl निकल गया। जैसे ही HCl निकला, यहाँ पे 1 डिग्री अमीन बन गया ना, RNH2 बन गया, ये देखो 1 डिग्री अमीन है, हाँ मैम। इसके बाद बेटा फिर से अपन ने एल्काइल हैलाइड डाला, क्या डाला, फिर से एल्काइल हैलाइड डाल दिया, यहाँ से HX निकल गया, HCl, HBr, HI कुछ भी निकल गया, ठीक है, 1 डिग्री बन गया। अब देखो यहाँ पे जैसे ही HX निकला, तो इससे क्या बन गया, 2 डिग्री बन गया, 2 डिग्री बन गया। अब जब मैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बोल रही हूँ, तो उन बच्चों को समझ नहीं आएगा जिन्होंने लेक्चर 1 नहीं देखा है, तो बेटा प्लीज़ लेक्चर 1 जाके देख के आओ, ठीक है, प्लीज़ देखो। उसके बाद यहाँ देखो, फिर से मैंने क्या किया, RX डाल दिया, जैसे ही RX डाला HX निकल गया, HX निकल गया, क्या बन गया, RNR, तो क्या बना, ये 3 डिग्री अमीन बन गया, 3 डिग्री अमीन बन गया। फिर से अगर अपन RX डाल देंगे तो क्या बनेगा, क्वाटरनरी सॉल्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, क्वाटरनरी सॉल्ट बन जाएगा। क्या आपको ये चीज़ क्लियर है, बताइए, क्या आपको ये चीज़ क्लियर है क्या। यहाँ पे एक और चीज़ लिख लो कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो होती है ना, रुको इसको दूसरे कलर से लिखता है ताकि हाईलाइट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ देखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करते हैं ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव है ना दैट इज RI, फिर RCl, फिर RBr, उसके बाद RF, ठीक है। ये है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ये है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, RI, फिर RCl, फिर RBr, फिर उसके बाद RF, ठीक है। एक सेकेंड, RBr पहले आएगा, क्लोरीन आता है ना यहाँ पे, RF हटा दो, RF हटा दो, RBr, यहाँ पे RBr है, यहाँ पे RCl है, ठीक है, इतना Cl है, ये होगा ऑर्डर। तो सबसे ज़्यादा RI, फिर RBr, फिर RCl, ठीक है। RF नहीं लिखा है यहाँ पे, CH3F नहीं लिखा है, फ्लोरीन वाला कंपाउंड नहीं लिखा है,
क्लियर है क्या? बताइए, जल्दी से बताइए, फटाफट से। डन, यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, अब देखते हैं अपन नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ अमीन बाय, हमने फर्स्ट मेथड क्या देखा? बाय अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, कि एल्काइल हैलाइड से हमने अमीन बनाया। एल्काइल हैलाइड से क्या बनाया? अमीन बनाया। अब सेकंड वाला मेथड देखो, सेकंड वाला मेथड है क्या? रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। ठीक है, नाइट्रो कंपाउंड्स का क्या कर रहे हैं? रिडक्शन कर रहे हैं। नाइट्रो कंपाउंड्स का क्या कर रहे हैं? रिडक्शन कर रहे हैं। तो देखो कैसा होगा, यहाँ पे ध्यान दो उधर। सबसे पहले तो रिएजेंट लिखते हैं, चलो सबसे पहले इसका रिएजेंट लिखते हैं। तो यहाँ पे जो रिएजेंट है, जिससे आपको देखते से पता चलेगा कि क्या इसमें तो हमको रिडक्शन करना है, वो कौन कौन सा है बेटा? एक तो आपका SnHCl या फिर FeHCl, ठीक है, SnHCl, FeHCl या फिर आपका जिंक HCl। अगर आपने इसका कॉम्बिनेशन देख लिया, ठीक है, तो ये आप यहाँ पे क्या करने वाले हो? रिडक्शन करने वाले हो नाइट्रो से अमीन में। H2 या फिर निकल, निकल के साथ क्या हो जाएगा? निकल या फिर PD या फिर PT, ठीक है, प्लैटिनम या फिर पैलेडियम, निकल और हाइड्रोजन के साथ, H2 के साथ निकल या प्लैटिनम या फिर पैलेडियम, ठीक। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है ये सारे बेटा? अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। ये क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है ये। क्लियर है? सही है। अब रिएक्शन कैसे होती है, यहाँ देखो, नाइट्रो का मतलब क्या हुआ? RNO2, ये नाइट्रो कंपाउंड है, ठीक है, ये क्या है? ये एक नाइट्रो कंपाउंड है। नाइट्रो कंपाउंड में जब भी अपन क्या करेंगे? हाइड्रोजन, मतलब ये सारे रिएजेंट्स डाल देंगे, ठीक है। हमने डाल दिया, मान लेते हैं अभी SnHCl, क्या डाल दिया? SnHCl डाल दिया, तो क्या होने वाला है यहाँ पे? यहाँ बन जाएगा बेटा NO2 जो है ना, वो कन्वर्ट हो जाता है NH2 में, और HCl रिमूव होता है, सॉरी H2O रिमूव होता है, H2O रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो जो NO2 है बेटा, क्या करना है आपको? रिडक्शन हो रहा है ना, क्या करना है आपको? रिडक्शन हो रहा है ना, तो रिडक्शन में बेटा हमेशा ये जो NO2 नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो O लिखा था ना, रिडक्शन का मतलब क्या हुआ? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। हमने ऑक्सीजन को रिमूव किया और हाइड्रोजन को ऐड किया। तो देखो NO2 में से ऑक्सीजन जो था, O जो था, उसको रिमूव किया, उसको हटाया। रिडक्शन में हमेशा क्या होता है बेटा? रिडक्शन का मतलब ही क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हमने क्या किया? O2 को रिमूव कर दिया और हाइड्रोजन को ऐड कर दिया। क्या बन गया बेटा? ये आपका अमीन बन गया। क्या बन गया? ये अमीन बन गया। देखो एक बार जल्दी से, क्या बना? ये अमीन बन गया। अच्छा, अब R जो है बेटा, R जो है वो क्या हो सकता है? बताओ। R जो है वो आपका एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है और अराइल ग्रुप भी हो सकता है। जो R है ना, वो क्या हो सकता है? एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। ये जो R है बेटा, ये एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है और अराइल ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है। क्लियर है? थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला जो है, थर्ड वन इज रिडक्शन ऑफ एल्काइल साइनाइड। थर्ड वाला है आपका रिडक्शन ऑफ एल्काइल साइनाइड का रिडक्शन करेंगे, ठीक है। एल्काइल साइनाइड का रिडक्शन करेंगे। साइनाइड क्या होता है बेटा? साइनाइड का मतलब क्या होता है? RCN, ठीक है, RCN होता है साइनाइड। अब क्या करना है आपको इसमें? यहाँ पे आपने रिडक्शन करवाना है तो आपने हाइड्रोजन ऐड करवाएंगे और इसका रिएजेंट क्या है? सोडियम और इथाइल अल्कोहल, सोडियम और इथाइल अल्कोहल, या फिर आप इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। क्या क्या यूज़ कर सकते हैं आप? क्या क्या यूज़ कर सकते हो बेटा इसमें? आप इसमें सोडियम इथाइल अल्कोहल या फिर सोडियम इथाइल अल्कोहल या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यूज़ कर सकते हो। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इन ईथर यूज़ कर सकते हो, या फिर आप क्या यूज़ कर सकते हैं? सोडियम और C2H5OH, सोडियम और
इथाइल अल्कोहल। क्लियर है? चलिए यहाँ देखते हैं क्या होगा बेटा। ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक करेगा। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड जो लिखा है यहाँ पे, ये वाला जो ट्रिपल बॉन्ड है क्या करेगा, ब्रेक करेगा। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, मैंने बोला इसको देखो अपन स्टेप बाय स्टेप करते हैं, ठीक है, ताकि तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक बॉन्ड हटा बेटा, यहाँ पे क्या आया RCH। रुको एक सेकंड रुको, बता रही हूँ मैं। यहाँ डबल बॉन्ड N। ठीक है, ये एक बॉन्ड हट गया, ट्रिपल बॉन्ड में से बेटा एक बॉन्ड को उचका दिया। देखो मैंने उचका दिया एक बॉन्ड। अब मैं बोल रही हूँ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा दिया, एक हाइड्रोजन लगा दिया। सही है, हो गया ऐड, हो गया हाइड्रोजन ऐड। अब मैंने बोला यार ये डबल बॉन्ड ना, ये भी अभी ब्रेक कर सकता है, ये भी अभी क्या कर सकता है, ब्रेक। तो मैंने इस डबल बॉन्ड को क्या किया, ब्रेक किया। क्या बन जाएगा देखो, R, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड N। अब यहाँ पे बेटा H ऑलरेडी लगा हुआ है, यहाँ पे भी H लगा हुआ है। ये देखो सिर्फ अपन ने क्या किया, डबल बॉन्ड को उचकाया है। तो क्या अब यहाँ पे और हाइड्रोजन ऐड नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। यहाँ पे देखो H, यहाँ पे H। क्या बन जाएगा, इसको मैं अगर अच्छे से लिखूंगी तो ये बन जाएगा RCH2NH2। क्या बन गया, RCH2NH2 बन गया, अमीन बन गया। कौन सा अमीन बना है ये, 1 डिग्री अमीन बन गया। क्या बन गया बेटा, ये 1 डिग्री अमीन बन गया, 1 डिग्री अमीन बन गया। फिर से बता रही हूँ मैं आपको, जब साइनाइड CN का रिडक्शन करोगे, साइनाइड मतलब C ट्रिपल बॉन्ड N, साइनाइड का मतलब C ट्रिपल बॉन्ड N होता है। तो जब भी आप इसका रिडक्शन करोगे तो क्या करना है आपको, हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं। रिडक्शन का मतलब ही होता है कि हाइड्रोजन को हम ऐड कर रहे हैं, हाइड्रोजन को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो बेटा यहाँ देखो हमने क्या डाला, रिएजेंट क्या क्या है इसके, सोडियम C2H5OH, सोडियम के साथ क्या है, इथाइल अल्कोहल, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इन ईथर, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड किसमें, ईथर में। ठीक, आपने किया रिडक्शन, क्या बना, RCH और NH। डबल बॉन्ड एज इट इज है, देखो डबल बॉन्ड एज इट इज है, हमने एक बॉन्ड ब्रेक किया और हाइड्रोजन ऐड कर दिए दोनों में। क्या किया, दोनों में हाइड्रोजन ऐड कर दिया। अब फिर से हम इसको फिर से हाइड्रोजन डाल सकते हैं ना, अभी डबल बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं हम। तो क्या हुआ यहाँ पे देखो, क्या बना, RCH2NH2, RCH2NH2 1 डिग्री अमीन बन गया। क्या बन गया, 1 डिग्री अमीन बन गया, 1 डिग्री अमीन बन गया। ठीक है, समझ में आ गया। नाइट्रो कंपाउंड का समझ में आया। यहाँ पे RNO2 लिखा हुआ है बेटा, RNO2 लिखा हुआ है, तो SnHCl जब आप डालोगे उसमें, SnHCl जब डाल दोगे तो ये क्या बन जाएगा, अमीन बन जाएगा। क्या बनेगा बेटा, अमीन बन जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। ये वाली जो रिएक्शन है ना, ये जो रिएक्शन है ये है आपकी मेंडियस रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये, मेंडियस रिएक्शन। ठीक है, मेंडियस रिएक्शन, मेंडियस रिएक्शन बोलते हैं इसको। बताइए, चलें आगे चलें, क्लियर है आप सभी को ये चीज, ओके। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट है आपका रिडक्शन ऑफ फोर्थ वाला है रिडक्शन ऑफ अमाइड। अब आपको इसके लिए अमाइड पता होना चाहिए, अमाइड और अमीन में बहुत फर्क है। अमाइड और अमीन में बेटा बहुत फर्क है। अमाइड क्या होता है, यहाँ ध्यान दो, ये होता है अमाइड, RCONH2, CONH2 जो कि ग्रुप है ना, इसको अमाइड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हो बेटा, अमाइड बोलते हैं। RCONH2 क्या होता है बेटा, अमाइड होता है। ठीक है, इसका रिएजेंट क्या है, ध्यान दो, इसका रिएजेंट क्या है बेटा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। रिडक्शन ही कर रहे हैं ना अपन, रिडक्शन कर रहे हैं ना, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इन ईथर, और सोडियम और C2H5 जो पहले था। ठीक है, सोडियम और C2H5 मतलब इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। क्लियर है, प्लस यहाँ देखो क्या किया अपन ने, ये किया, और यहाँ पे क्या कर दिया, क्या डालेंगे, ये सारे रिएजेंट्स डाल देंगे। सारे रिएजेंट डालोगे तो होगा क्या बेटा, ये जो CO है ना, हमने क्या बोला, रिडक्शन हो रहा है, हमने क्या बोला, रिडक्शन हो रहा है। तो आप क्या करोगे, ये O को हाइड्रोजन में बदल दोगे, ये O को हाइड्रोजन में बदल दोगे ना, बस ये बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा, और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। फिर से सुनो क्या हुआ है यहाँ पे, फिर से सुनो, ध्यान से सुनो। और बेटा RCONH2, RCONH2 है, हमने क्या किया, रिडक्शन किया इसका, क्या किया, रिड्यूस किया इसको, रिड्यूस किया है। जैसे इसको रिड्यूस करेंगे
तो बेटा ये जो ऑक्सीजन है, रिडक्शन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन का हटाना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। समझ गए? रिडक्शन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को निकालो और हाइड्रोजन भी ऐड करना है। दोनों चीज़ हो सकती है। अगर वहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो भी वो रिडक्शन है, अगर वहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो भी वो क्या है? रिडक्शन ही है। क्लियर है? ठीक है, ओके। तो अब देखो यहाँ पे देखो एक चीज़ कि यार क्या ऑक्सीजन जो है, ये जो ऑक्सीजन है ये रिमूव हो गया और इसकी जगह पे क्या आ गया? H2 आ गया। इसकी जगह पे क्या आया? H2 आया और ये क्या बन गया? अमीन बन गया बेटा। तो हमने क्या किया? अमाइड से हमने क्या बनाया? अमीन बना दिया। अमाइड से क्या बनाया है हमने? अमीन बनाया है। क्लियर है? बताओ क्लियर है क्या आपको ये चीज़ अच्छे से? ठीक। नेक्स्ट रिएक्शन जो है, नेक्स्ट रिएक्शन है दैट इज हॉफमैन ब्रोमोमाइड सिंथेसिस। बहुत फेमस रिएक्शन है ये, हॉफमैन ब्रोमोमाइड सिंथेसिस। ठीक है, हॉफमैन ब्रोमोमाइड सिंथेसिस करेंगे। चलो, हॉफमैन ब्रोमोमाइड सिंथेसिस में क्या होता है? देखो यहाँ पे ध्यान से, आप अमाइड यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करेंगे? अमाइड यूज़ करते हैं और इसका जो रिएजेंट है बेटा, इसका जो रिएजेंट है दैट इज Br2 और NaOH। Br2 और NaOH इसका रिएजेंट होता है। ठीक है, Br2 और NaOH क्या है? इसका रिएजेंट है। क्या होगा? हमने क्या बोला भाई? जैसे अमाइड का रिडक्शन करोगे, अमाइड का रिडक्शन करोगे तो क्या बन जाएगा मैम? R, यहाँ पे CH2 और NH2। क्या बन जाएगा? R, CH2 और NH2, यही बन जाएगा ना। लेकिन हमने अमाइड का रिडक्शन किया किसके साथ? अगर नॉर्मली रिडक्शन किया तो ये बनेगा। लेकिन अगर आपने क्या किया? हॉफमैन ब्रोमोमाइड के साथ किया ना, तो आपका RNH2 बनता है। मतलब ये जो CO ग्रुप है ये पूरा गायब हो जाता है। ये CO ग्रुप जो बेटा, जो CO ग्रुप है ना, वो क्या हो जाता है? पूरा गायब हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे साथ में आपको साइड प्रोडक्ट्स मिलते हैं दैट इज NO2 CO3 प्लस NaBr और वाटर। ये आपको सारे साइड प्रोडक्ट्स भी इसमें मिलने को देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या बनता है? RNH2 क्या बन जाता है? अगर आपको एक कार्बन कम करनी है, अगर आपको एक कार्बन को कम करना है तो आप उसमें Br2 NaOH डाल दो। आप उसमें क्या करोगे? Br2 NaOH डाल दोगे तो क्या बन जाएगा? ये जो CO है ये पूरा हट जाएगा, पूरा हट जाएगा। क्या बन जाएगा? यहाँ पे RNH2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? RNH2 बन जाएगा। इसको बैलेंस कर दे दो यहाँ पे। ठीक है, क्या बनेगा? RNH2 बन जाएगा। समझ गए? फिर से बता रही हूँ मैं, अगर आपने अमाइड का नॉर्मल रिडक्शन किया, अगर आपने अमाइड का नॉर्मल रिडक्शन कर दिया, नॉर्मली कोई से भी रिडक्शन कर दिया, तो क्या होगा? यहाँ पे RCH2NH2, सिंपल। लेकिन अगर आपने हॉफमैन ब्रोमोमाइड सिंथेसिस से उसका रिडक्शन किया, यानी कि अमाइड में आपने क्या डाल दिया? Br2 और NaOH। क्या डाल दिया बेटा? Br2 और NaOH डाल दिया, तो क्या होना है? ये जो CO ग्रुप है ये पूरा हट जाएगा, ये CO ग्रुप पूरा हट जाएगा और वहाँ पे RNH2 जुड़ जाएगा। क्या जुड़ेगा बेटा? RNH2 जुड़ जाएगा। बताओ क्लियर है क्या? बताइए, समझ में आया आपको? ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया है? हमने ये वाला जो आप इसको लिख सकते हो कि जब भी आपको एक कार्बन कन्वर्जन के लिए, ये टिप है। ठीक है, जब आप कन्वर्जन करोगे ना आगे जाके, कन्वर्जन के लिए ये एक टिप है कि ना, जब भी आप क्या करोगे, आपको यू वांट वन कार्बन लेस। ठीक है, वन कार्बन लेस, या फिर ऐसे नॉर्मल लिख दो उसको। हमको जब भी रिएक्शन में वन कार्बन लेस या फिर कार्बन डिक्रीज करना है, आपको कार्बन डिक्रीज करना है, तो आप क्या करोगे? हॉफमैन ब्रोमोमाइड सिंथेसिस करवाओगे। क्या करवाओगे? हॉफमैन ब्रोमोमाइड सिंथेसिस करवाओगे। क्लियर है? ठीक है, क्लियर हो गया आपको? हॉफमैन ब्रोमोमाइड सिंथेसिस करवाओगे। अगर आपको एक कार्बन कम चाहिए, अगर आपको एक कार्बन लेस चाहिए ना, तो आप हॉफमैन ब्रोमोमाइड सिंथेसिस करवा दो। अगर आपको कार्बन डिक्रीज करवाना है कार्बन नंबर, तो भी आप क्या करोगे? हॉफमैन ब्रोमोमाइड सिंथेसिस करवा सकते हो। क्लियर है क्या? बताइए जल्दी से। ठीक है, मुझे लगता है ये आपको क्लियर हो गया।
रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, रिडक्शन ऑफ एल्काइल साइनाइड, फिर अमोनोलिसिस आपको क्लियर हो गया अच्छे से, ये भी क्लियर हो गया आपको, ये भी क्लियर हो गया। अब लास्ट वाला देखते हैं, लास्ट वाला है बेटा गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलेमाइड, ठीक है, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, गैब्रियल थैलेमाइड का सिंथेसिस करेंगे। क्या होता है उसमें, पहले तो आपको थैलेमाइड बनाना पड़ेगा। चलो थैलेमाइड बनाते हैं। थैलेमाइड कैसे बनता है, यहाँ पे बेंजीन बनाओ, बना दी बेंजीन मैम। इसके बाद बेटा यहाँ पे कार्बन पे O बनाओ, कार्बन पे O बनाओ, बना दिया। बेंजीन बनाई, कार्बन बनाया, ठीक है। और ये आपका थैलेमाइड है, ये क्या है आपका थैलेमाइड है बेटा, थैलेमाइड क्या बोलते हैं इसको, थैलेमाइड है मैम ये, ठीक है, ओके। अब क्या करना है आपको, अब क्या करना है, यहाँ पे आप डालोगे एल्कोहलिक KOH, क्या डाल दोगे, एल्कोहलिक KOH डाला बेटा। यहाँ से जैसे आपने एल्कोहलिक KOH डाला ना, तो क्या होना है, देखो देखो क्या होगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, H2O रिमूव हो जाएगा, ठीक है, H2O रिमूव हो जाएगा, H2O रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने बेंजीन बनाया, यहाँ पे क्या बनाया, बेंजीन, यहाँ पे कार्बन, ठीक है, यहाँ पे भी क्या बनाया, कार्बन, यहाँ पे N और यहाँ पे K। जो पोटेशियम का K है वो यहाँ पे आ गया, पोटेशियम का जो K है बेटा वो यहाँ पे जुड़ गया, N के साथ जुड़ा, कुछ भी नहीं किया हमने क्या किया, यहाँ पे थैलेमाइड बनाया। ये क्या है आपका, थैलेमाइड है, दिस इज थैलेमाइड, दिस इज थैलेमाइड, ठीक है, दिस इज थैलेमाइड। अब यहाँ पे क्या करना है बेटा, ये जो H है और यहाँ से OH है, ये H2O बन के निकल गए। यहाँ से जो H है ये OH है, ये H2O बन के निकल गए, और यहाँ पे जाके क्या जुड़ गया, K जुड़ गया, समझ गए, K जुड़ गया। अब क्या होगा मैम, अब यहाँ पे आप क्या डालने वाले हो, यहाँ पे आप डालोगे RX, ठीक है, RX, अच्छे से लिखो इसको, यहाँ पे आप डालोगे RX, मतलब एल्काइल हैलाइड डाल दिया। क्या डाला अपन ने, एल्काइल हैलाइड डाला है, क्या डाला है, एल्काइल हैलाइड, ब्लू से करते हैं। जैसे एल्काइल हैलाइड डालोगे तो पोटेशियम और हैलाइड निकल जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड निकल जाएगा, ठीक है। और ये R कहाँ जुड़ेगा, इसके पास आ जाएगा। तो चलो अगर ये R इसके पास आ जाता है तो यहाँ देखो ये बेंजीन बनाया, यहाँ पे हमने ये कार्बन के ऊपर O बनाया, ये कार्बन के ऊपर ऐसा बनाया, ठीक है, ये नाइट्रोजन, और यहाँ पे लगा दिया R, यहाँ पे लगा दिया R। क्लियर है, ठीक है, सही है, समझ में आ गया आपको, अच्छे से समझ में आ गया। अब क्या करना है मैम, अब क्या करना है बेटा, यहाँ पे आपने डालना है NaOH। क्या डालोगे, NaOH आप जैसे डालोगे तो देखो क्या बनेगा, ध्यान दो इधर, बेंजीन लिया आपने, बेंजीन के साथ यहाँ पे CO, ये ONA जुड़ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये बॉन्ड क्या करेगा, ब्रेक करेगा, क्या जुड़ेगा, COONA, सही है, क्या जुड़ गया, COONA जुड़ जाएगा, प्लस यहाँ से रिलीज हो जाएगा RNH2, जो कि एक प्राइमरी अमीन है, जो कि क्या है, एक प्राइमरी अमीन है। तो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में बेटा 1 डिग्री अमीन्स बनते हैं, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में 1 डिग्री अमीन्स बनते हैं, समझ में आ गया, 1 डिग्री अमीन्स बनेंगे, 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं बनते हैं, 1 डिग्री अमीन्स ही बनेंगे, 1 डिग्री अमीन्स बनते हैं। क्लियर है, 1 डिग्री अमीन्स बनते हैं। फिर से बता दूँ ये प्रोसेस, अगर आपको समझ नहीं आया है ना, अगर आपको ये समझ नहीं आया बेटा तो मैं आपको वापस से रिपीट कर रही हूँ, वापस से फिर से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान दो इधर, फिर से देखो। हमने यहाँ पे लिया थैलेमाइड, ठीक है, क्या लिया हमने, थैलेमाइड। क्या होता है, बेंजीन बनाओ पहले, फिर CO और NH लगा दिया, बेंजीन बन गया, मतलब थैलेमाइड बन गया।
हमने डाला इसमें एल्कोहलिक KOH, क्या डाला, एल्कोहलिक KOH, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, OHH वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, क्या बन गया, बेंजीन, CO और N, यहाँ पे देखो पोटेशियम जुड़ गया, K जुड़ गया, सब कुछ एज इट इज है, जो पहला स्ट्रक्चर बनाया था सब कुछ सेम बनाओ और K को जोड़ दो, जुड़ गया K। उसके बाद क्या डालना है, एल्काइल हैलाइड, मतलब RX डाल दो, क्या डाल दो, RX डाल दिया। अब क्या होगा मैम, यार यहाँ से K और X निकल जाएगा, K और X रिमूव हो जाएगा। जैसे ही K और X रिमूव हुआ, क्या जुड़ जाएगा उसकी प्लेस पे, ये R इसकी जगह पे आ जाएगा। तो यहाँ देखो सब कुछ एज इट इज है, सब कुछ एज इट इज है, N और R जुड़ गया, क्या जुड़ा, R जुड़ गया। अब क्या करेंगे, इसमें NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, क्या डालेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, तो ये बॉन्ड ब्रेक करके ONA जोड़ देता है, CO के पास क्या जोड़ देता है, ONA जोड़ देता है और यहाँ पे 1 डिग्री अमीन बना देता है। ठीक है, क्या बनाएगा, 1 डिग्री अमीन बना देगा, बताओ। क्या आपको ये चीज़ क्लियर है, बताइए, क्या आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस कैसे करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है बेटा आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स। ठीक है, अभी आपके ये वाला रिएक्शंस खत्म हो गई हैं, अब पढ़ेंगे बेटा अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन, अमीन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमीन पढ़ते हैं। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमीन पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ देखो, ये इंटरमॉलिक्यूलर इसमें क्या क्या पढ़ेंगे अपन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसा है, बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यार जो इसका बॉन्ड होता है ना, यहाँ देखो अमीन का जो बॉन्ड है बेटा, अमीन्स का जो बॉन्ड है कैसे बनेगा, देखो यहाँ पे बना रही हूँ मैं HHR, ये क्या होता है, ये ना पोलर होता है, ये होता है पोलर बॉन्ड। ठीक है, क्यों होता है बेटा पोलर बॉन्ड, क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे, तो ये जो हाइड्रोजन है उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 2.1 अराउंड है, और ये अपना नाइट्रोजन है इसी कितनी है 3 इतना अराउंड है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो गया, क्या हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण क्या होगा, यहाँ पे पोलर बॉन्ड बनते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण पोलर बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, और दूसरा कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। कैसे होती है, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे अपन। ठीक है, यहाँ मैंने बनाया RNH और यहाँ पे H। ठीक है, इसको सेम भी बनाते हैं, चलो R यहाँ पे H यहाँ पे H। ठीक है, ये देखो ये बना दिया मैंने। इसके बाद फिर से मैं यहाँ पे एक और बनाऊंगी, यहाँ पे बनाना है H, यहाँ पे R, यहाँ पे H। क्लियर है। अगर मैंने यहाँ पे नीचे एक और मॉलिक्यूल बनाया बेटा इसका, तो ये बन जाएगा H, यहाँ पे R, यहाँ पे H और H। अपन ने सारे 1 डिग्री वाले ही लिए हैं, सारे अपन ने 1 डिग्री वाले ही लिए हैं। ठीक है, ये देखो ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है। क्लियर है, ये भी 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री। अब इनके बीच में है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन जब भी फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ या फिर नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन को क्या था उसका ट्रिक बताओ, याद करो। हाइड्रोजन को फोन लगाओ, हाइड्रोजन को फोन का मतलब कौन सा वाला फोन, FON, फोन लगाओ। ठीक है, तो यहाँ देखो ये वाला हाइड्रोजन ने किसके साथ बॉन्डिंग करी, इस वाले नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर ली। ठीक, ये वाले नाइट्रोजन ने इस वाले हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर ली, ये वाले हाइड्रोजन ने इस वाले नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर ली। ऐसे करते करते पूरा जो भी मॉलिक्यूल है अमीन का, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट रहती है। उसमें क्या होती है,
हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट रहती है। इसी की वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो अच्छा होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। एक तो ये पोलर भी है, एक तो क्या है ये पोलर भी है, और यहाँ पे क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो रही है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे किसकी बात करते हैं अपन, अगर मैं बात करूँ बेटा 1 डिग्री की, तो वहाँ पे क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बिल्कुल है मैम। 1 डिग्री में है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग। 2 डिग्री में बताओ मैम, बिल्कुल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। 2 डिग्री में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। लेकिन अगर मैं बात करूँ 3 डिग्री की, तो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। ऐसा क्या, ऐसा क्यों है, 3 डिग्री में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों नहीं होगी, बताओ रीज़न क्या होगा 3 डिग्री वालों का। 3 डिग्री में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों नहीं होगी, तो यार यहाँ देखो, अगर मैंने ऐसे बनाया, चलिए यहाँ देखो, इधर बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पे बनाते हैं R N R और R, चारों तरफ ही बेटा कार्बन ही जुड़ गया है। अगर मैं इसका एक और मॉलिक्यूल ले लूँ ना यहाँ पे, यहाँ देखो ऐसा, या फिर नीचे भी मैं एक और मॉलिक्यूल ले लूँ, तो क्या यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है? हाइड्रोजन तो दिख ही नहीं रहे हैं ना यहाँ पे, देखो क्या ये बॉन्डिंग पॉसिबल हो पाएगी? नहीं, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन ही नहीं है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं हो पाएगी। तो यार 3 डिग्री में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। 3 डिग्री में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। इसको आप नोट कर लो जल्दी से, इसको आप फटाफट से नोट कर सकते हो। कर लिया क्या, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर। कौन कौन सा होता है इसमें, इंटरमॉलिक्यूलर डाइपोल अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ठीक है। क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर डाइपोल अट्रैक्टिव फोर्स होता है, समझ गए ना। और कौन सा होता है मैम, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है। इंटरमॉलिक्यूलर डाइपोल अट्रैक्टिव फोर्स होता है। और सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर मैं बात करूं कि यार सबसे ज़्यादा मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, यहाँ लिखो 1 मिनट, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है सबसे ज़्यादा किस में देखने को मिलता है बेटा, 1 डिग्री में, फिर 2 डिग्री में, फिर 3 डिग्री में, समझ गए। सबसे ज़्यादा 1 डिग्री में मिलता है, फिर 2 डिग्री में, फिर 3 डिग्री में। ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा इसमें सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन है। अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूँ तो हाइड्रोजन यहाँ पे अपने ड्रॉ कर दिया R ग्रुप, कोई सा भी R ग्रुप है। अगर मैं सेकेंड वाला ड्रॉ कर रही हूँ, अगर मैं 2 डिग्री ड्रॉ करूँ तो यहाँ देखो नाइट्रोजन के पास R, यहाँ पे R, एक हाइड्रोजन है इसके पास, और 3 डिग्री वाले के पास तो बेचारे के पास हाइड्रोजन ही गायब है, हाइड्रोजन ही नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऐसा, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो मतलब सबसे अच्छे से स्ट्रांगली बॉन्डेड जो है ना वो 1 डिग्री वाला है, सबसे बढ़िया तरीके से जो बॉन्डेड है वो 1 डिग्री वाला है। फिर 2 डिग्री हल्का सा, और 3 डिग्री में तो बॉन्डिंग ही नहीं है ना, उसमें ना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, एकदम बहुत वीक है। 1 डिग्री में सबसे अच्छा है, उसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो रही है, उसमें डाइपोल इंटरेक्शन भी हो रहा है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट है, एकदम बढ़िया जकड़ के रखा हुआ है। अब अगर मैं बात करूं बेटा बॉइलिंग पॉइंट की, अगर मैं बात करूं किसकी, बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, तो मुझे बताओ कि सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। यार तुम सुनो कि एक बहुत बढ़िया से ऐसे जकड़ा हुआ है ना, उनको अलग करना मुश्किल है। 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं, उनका बॉन्ड बहुत अच्छा है, उनको अलग कर पाना मुश्किल है भाई, बहुत एनर्जी लगेगी, बहुत ज़्यादा बॉईल करना पड़ेगा, तब जाके वो अलग होने वाले हैं। सही है कि नहीं। तो यार यहाँ देखो, अगर मैं बात करूँ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, तो 1 डिग्री का सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री का, फिर 3 डिग्री का। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करी थी ना, तो 1 डिग्री का सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री का, फिर 3 डिग्री का, यही था। तो यार बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर भी यही हो पाएगा, यही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यार 1 डिग्री वाला सबसे ज़्यादा अच्छे से मजबूत बॉन्ड बना रहा है, 1 डिग्री वाला सबसे मजबूत बॉन्डिंग कर रहा है, तो वो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि उसको बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी बॉन्ड को ब्रेक करने में।
बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी बॉन्ड को ब्रेक करने में। अगर मैं 2 डिग्री की बात करूँ तो 2 डिग्री में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 डिग्री में बेटा सिर्फ यहाँ पे कम है, ठीक है, कम। उसके बाद 3 डिग्री में तो यार बिल्कुल ही नहीं है। तो सबसे मजबूत बॉन्डिंग 1 में है, फिर 2 में है, फिर 3 में है। क्लियर है? तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हमने क्या लिख दिया, बॉइलिंग पॉइंट 1 डिग्री का सबसे ज़्यादा है, फिर 2 डिग्री का है, फिर 3 डिग्री का है। क्लियर है? चलिए अब बात कर लेते हैं बेटा फिजिकल नेचर की। अब बात करते हैं इनके फिजिकल नेचर की। रुको ज़रा एक सेकेंड, बात करते हैं इनके फिजिकल नेचर की। इसको रेड से लिखते हैं ताकि टॉपिक तुम्हें क्लियर हो। फिजिकल नेचर, तो जो आपके लोअर एलिफेटिक अमीन्स होते हैं ना बेटा, फिजिकल नेचर ऑफ अमीन्स, ठीक है। तो जो भी आपके लोअर वाले होते हैं, किसकी बात कर रही हूं मैं, लोअर एलिफेटिक अमीन्स, ठीक है। लोअर एलिफेटिक अमीन्स जो होते हैं ना वो होते हैं गैसेस। क्या होते हैं बेटा, लोअर एलिफेटिक अमीन्स जो होते हैं गैसेस होते हैं और उनका ना फिशी ऑर्डर होता है। क्या होता है, फिशी, मछली जैसी बदबू आती है, फिशी ऑर्डर, मछली के जैसी बदबू आती है। लोअर एलिफेटिक अमीन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, गैसेस होते हैं और उनका फिशी ऑर्डर होता है, ठीक है। जो मिडिल वाले होते हैं बेटा, जो मिडिल वाले होते हैं वो क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। मिडिल वाले क्या होते हैं बेटा, लिक्विड होते हैं। और जो हायर वाले होते हैं ना, जो आपके हायर वाले होते हैं वो होते हैं सॉलिड। क्या होते हैं, हायर वाले होते हैं सॉलिड। तो जो आपके लोअर एलिफेटिक अमीन्स है, लोअर का मतलब क्या हुआ, जिनमें बेटा कम कार्बन प्रेजेंट है, जो जिनमें कम नंबर ऑफ कार्बन्स है वो गैसेस होते हैं। वो क्या होते हैं, गैसेस होते हैं। और फिशी ऑर्डर होता है, उनकी स्मेल कैसी होती है, मछली की बदबू आती है ना, वैसी वाली स्मेल होती है उनकी, ठीक है। मिडिल वाले जो होते हैं जिनमें अच्छा खासा कार्बन नंबर है वो लिक्विड होते हैं। वो क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। और जो हायर वाले होते हैं, जो हायर वाले होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। वो क्या होते हैं बेटा, सॉलिड होते हैं, ठीक है। क्लियर है? इसके बाद बात करते हैं, अगर मैं बात करूं कि यार जो एरोमेटिक वाले होते हैं ना, जो एरोमेटिक अराइल अमीन्स होते हैं ना, जो एरोमेटिक या फिर अराइल अमीन, एरोमेटिक अराइल अमीन्स जो होते हैं ना, दे आर यूजुअली कलरलेस, ठीक है। क्या होते हैं, दे आर यूजुअली कलरलेस होते हैं। क्या होता है, कलरलेस होते हैं, उनमें कोई कलर नहीं होता। जैसे एनिलीन हो गया, उसमें कोई कलर नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो भी आपके अराइल अमीन्स है उसमें क्या है, उसमें कोई भी कलर नहीं होता बेटा, उसमें कोई भी क्या होता है, कलर नहीं होता है, ठीक। अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। तो यहाँ देखो, तुम खुद बताओ, क्या मैं अगर अमीन को पानी में डाल दूंगी तो वो सॉल्युबल होगा? क्या अगर मैं अमीन को पानी में डाल दूंगी तो वो सॉल्युबल हो जाएगा क्या? बिल्कुल होगा, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। तो दे आर सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। दे आर सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या होते हैं, वो सॉल्युबल होते हैं। अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाऊँ इसकी, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वाटर लिखा है मैंने, यहाँ पे N लिखा है, NH, यहाँ पे HOH, ऐसा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, एक सेकंड रुको, यहाँ पे R लगा दो, ठीक है। अमीन है ना। ये देखो, ऑक्सीजन ने किसके साथ बॉन्डिंग बनाई मैम, हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बनाई। नाइट्रोजन ने किसके साथ बॉन्डिंग बनाई मैम, हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बनाई। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितनी अच्छी बन रही है, वाटर के साथ जो आपका अमीन है वो बहुत बढ़िया से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। इसलिए जो आपके अमीन्स होते हैं, दे आर सॉल्युबल इन वाटर। अगर आपको क्वेश्चन आएगा कि वाई अमीन्स आर सॉल्युबल इन वाटर, कभी भी आपको ये क्वेश्चन आए ना कि कुछ भी कोई चीज़ है वो पानी में डिजोल्व हो रही है, तो यार मैक्सिमम जो आंसर है उसका रीज़न होगा वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही होगा। क्योंकि कोई भी मॉलिक्यूल अगर पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है तभी वो सॉल्युबल हो पाएगा, अदरवाइज वो सॉल्युबल नहीं हो पाएगा। अगर मैं यहाँ पे 3 डिग्री लूँगी ना, अगर मैं यहाँ पे 3 डिग्री की बात करूँगी तो वो सॉल्युबल नहीं होगा पानी में, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा। यहाँ पे हम 1 डिग्री की बात कर रहे हैं, 2 डिग्री की बात कर रहे हैं, 1 डिग्री की बात करें, 2 डिग्री की बात करें। अगर मैंने 3 डिग्री लिया
अगर मैंने 3 डिग्री वाला लिया तो क्या वो पानी में सॉल्युबल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके पास तो हाइड्रोजन ही नहीं है ना, नहीं है ना हाइड्रोजन, तो यार मतलब वो कम सॉल्युबल होगा। नाइट्रोजन है तो वो कम सॉल्युबल होगा, लेकिन उसके पास हाइड्रोजन नहीं है तो यार वो एक्स्ट्रा सॉल्युबल नहीं हो पाएगा, मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी थोड़ी सी कम होने वाली है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे देखो कि यार अगर मॉलिक्यूलर मास बढ़ा दिया, अगर मैंने कार्बन का नंबर बढ़ा दिया तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है? इट डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन मोलर मास। सॉल्युबिलिटी जो होती है वो डिक्रीज करती है विथ इंक्रीज इन द मोलर मास। ठीक है, सॉल्युबिलिटी क्या करती है? डिक्रीज करती है बेटा विथ इंक्रीज इन द मोलर मास। अगर मैं फंक्शनल ग्रुप्स की सॉल्युबिलिटी की बात करूं, ठीक है, तो बेटा फंक्शनल ग्रुप में जो सॉल्युबिलिटी है सबसे ज़्यादा अल्कोहल की होती है। सबसे ज़्यादा किसकी होती है? अल्कोहल, क्योंकि उसमें क्या बनता है? उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। उसमें क्या बन रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड। उसके बाद अल्कोहल्स के बाद अमीन्स और उसके बाद एल्कीन। तो जो भी एल्केन्स होते हैं उनकी सबसे ज़्यादा कम सॉल्युबिलिटी होती है। क्यों? क्योंकि यार वो लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है वहाँ पे, इसलिए एल्केन की सबसे कम सॉल्युबिलिटी होती है। सबसे ज़्यादा होती है अल्कोहल की, क्योंकि वहाँ पे डाइपोल इंट्रैक्शन भी काफ़ी ज़्यादा है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बन रही है। तो सॉल्युबल सबसे अच्छे होते हैं अल्कोहल्स, उसके बाद अमीन्स, उसके बाद एल्केन्स। ठीक है, अगर बेटा मैं आप बात करूँ बॉइलिंग पॉइंट की, किसकी? फंक्शनल ग्रुप के बॉइलिंग पॉइंट की बात करूँ, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो बेटा सबसे कम जो है ना आपके हमेशा एल्केन्स ही रहेंगे। जल्दी तुरंत हो जाएंगे, तुरंत उनको, क्योंकि वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना। अट्रैक्शन कौन सा है? वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसलिए एकदम कम उसमें वो उबल जाएंगे। उसके बाद अमीन्स, फिर अल्कोहल्स। जैसे जैसे आपकी बॉन्डिंग बढ़ती जाएगी वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे बॉन्डिंग बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या बढ़ जाएगा? आपका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे अच्छी बॉन्डिंग है, बहुत बढ़िया, डबल बॉन्ड है इसमें तो, COOH। तो बॉईल करने में इसको बहुत टाइम लगेगा। अल्कोहल, अमीन्स और एल्केन्स में क्या है? वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसलिए वो कम डिग्रीज पे ही क्या हो जाते हैं? उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ठीक है, उसके बाद अमीन्स, फिर अल्कोहल, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल में क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है और डाइपोल इंट्रैक्शन भी है बढ़िया से। अमीन्स में भी क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डाइपोल भी है, लेकिन क्या है? कम है, अल्कोहल से कम है। ठीक है, अल्कोहल से कम है। तो ये हो गया आपका सॉल्युबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट। ये क्या हो गया बेटा? आपका सॉल्युबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट। अब बात करते हैं बेसिसिटी ऑफ अमीन्स की। चलो आप बताओ, क्या अमीन्स बेसिक हैं कि नहीं? बेसिसिटी ऑफ अमीन्स की बात करते हैं। ठीक है, बताओ क्या अमीन्स आपको लगता है बेसिक हैं कि नहीं हैं? बताइए। मैंने यहाँ पे एक अमीन बनाया, आप बोलोगे मैम ये बेसिक है। क्यों है बेटा? क्योंकि एक तो इसके पास क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि अगर ये डोनेट कर देगा तो ये कैसे एक्ट करेगा? ये एक्ट करेगा एज अ लुईस बेस। क्योंकि लुईस बेस क्या होते हैं? लुईस बेस ऐसी स्पीशीज़ हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। लुईस बेस क्या है बेटा? लुईस बेस ऐसी स्पीशीज़ हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स का भंडार है। अब यार भंडार है इलेक्ट्रॉन का तो वो डोनेट करेगा ना, वो डोनेट करेगा। तो यार ऐसी स्पीशीज़ जो कि इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देती हैं, तो मैं याद है ना हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने आयोनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा था अरहेनियस थ्योरी, ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी और लुईस बेस थ्योरी पढ़ी थी ना, ये एसिड बेसिस वाली थ्योरी। तो उसमें हमने क्या बोला था कि यार जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज़ हैं उसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या है? अगर वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है तो लुईस के अकॉर्डिंग वो बेस है। यहाँ पे इसके पास लोन पेयर्स हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। ये देखो, ये क्या है? ये मैम तो लोन पेयर्स है। क्या है ये वाले इलेक्ट्रॉन्स? क्या है मैम? ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ये क्या है?
लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। इसलिए जो आपका अमीन होता है बेटा वो एज अ बेस एक्ट करता है, ठीक है। जो आपका अमीन होता है ना वो कैसे एक्ट करता है, एज अ बेस एक्ट करता है। तो यार ये तो हो गया अकॉर्डिंग टू लुईस थ्योरी, ये हो गई अकॉर्डिंग टू लुईस थ्योरी। अगर मैं इसको ब्रॉन्स्टेड लॉरी के अकॉर्डिंग प्रूफ करना चाहूँ तो क्या ये एक बेस है, देखो अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी क्या होता है, क्या बोला था, ब्रॉन्स्टेड ने ये बोला था कि कोई भी ऐसी स्पीशीज, कोई भी ऐसा अगर सब्सटेंस है जो कि हाइड्रोजन दे रहा है, जो कि हाइड्रोजन को दे रहा है, तो वो क्या है, एसिड है। अगर वो हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर रहा है, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर रहा है, वो बेस है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तुम लोग को अगर याद नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है भूल गए होगे, है ना, पता है मुझे भूल गए होगे, तो यार कोई भी अगर हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर रहा है बेटा तो वो क्या है, एसिड है, सॉरी क्या है, बेस है, ठीक है। और अगर वो हाइड्रोजन को डोनेट कर रहा है तो वो क्या है, वो एसिड है, ठीक है। चिंटू और बंटी की स्टोरी सुनी थी ना हमने। अब यहाँ देखो मैम, यहाँ पे कैसे वो प्रूफ होगा, तो बेटा मैंने यहाँ पे बनाया ये नाइट्रोजन, इसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब मैंने इसमें क्या डाल दिया, वाटर डाल दिया, वाटर क्या डाल दिया, वाटर डाल दिया, H2O डाल दिया। H2O डालने से क्या हो जाएगा मैम, जैसे बेटा इसमें H2O डाला मैंने तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे जो ये N है ना क्या ले लेगा, एक H ले लेगा, यहाँ पे जो एक ये N है ये H पॉजिटिव ले लेगा, पॉजिटिव बन जाएगा, और यहाँ पे OH नेगेटिव रिमूव हो जाएगा। तो जब आपका ये जो अमीन है अगर ये H को ले लेता है, H को ले रहा है ना, देखो एक्सेप्ट कर रहा है ना H को, तो ये क्या हो गया, ये बेस हो गया। क्या, कैसे एक्ट कर रहा है, ये एज अ बेस एक्ट कर रहा है, एज अ बेस एक्ट कर रहा है। तो ये क्या हो गया बेटा, बेस है। और ये जो बना है ना, ये क्या बना है बताओ, जल्दी बताओ, कॉन्जुगेट एसिड बना है इसका। क्या बना है ये बना है बेटा कॉन्जुगेट एसिड। समझ में आया, क्या बना है ये, कॉन्जुगेट एसिड बना है। तो यार जब भी आपका जो अमीन है उसने क्या किया है, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया है ना, जब भी वो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा H2O में से, ये कैसे टूटा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ऐसे टूटा ना, तो इसने हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया। जैसे ही इसने हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया बेटा, तो ये क्या बन गया, NH पॉजिटिव बन गया। क्या बन गया, यहाँ पे 3 बॉन्ड है, N के 3 बॉन्ड है और H अलग से लग गया, तो पॉजिटिव चार्ज तो आया इसके ऊपर, और OH नेगेटिव रिमूव हो गया। OH नेगेटिव क्या हुआ, रिमूव हो गया। तो यार इसने क्या किया, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लिया, हाइड्रोजन को क्या किया इसने, एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए ये क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। तो हमने लुईस थ्योरी के, लुईस बेस के अकॉर्डिंग भी प्रूफ कर दिया कि भाई, लुईस थ्योरी के अकॉर्डिंग भी प्रूफ कर दिया कि ये बेस है, और ब्रॉन्स्टेड थ्योरी के अकॉर्डिंग भी प्रूफ कर दिया कि क्या है, ये बेस है। समझ में आ गया, क्लियर है आपको ये चीज़ कि यार जो आपका अमीन है वो एज अ बेस क्यों एक्ट कर रहा है, जो अमीन है वो एज अ बेस क्यों एक्ट कर रहा है। तो अब एक और चीज़ देखो, एक और चीज़ देखो कि यार अगर मान लेते हैं, मैंने बात करी इसकी बेसिक स्ट्रेंथ की, अगर मैंने जनरल बेसिक स्ट्रेंथ की बात करी किसकी, अमीन की, तो यार यहाँ पे ना सबसे ज़्यादा है NH3 की, फिर यहाँ पे RNH2 की, फिर यहाँ पे R2NH की, और सबसे कम है R3N की, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें, यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ की बात करिए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसकी है, अमोनिया की, सबसे ज़्यादा किसकी है, अमोनिया की है सबसे ज़्यादा। उसके बाद किसकी है, RNH2, फिर RNH, फिर उसके बाद R3N। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों है कि यार इसका बेसिक स्ट्रेंथ ऐसा है, क्या आपको इसका रीज़न पता है, क्या आपको इसका रीज़न पता है, क्या अपन नेक्स्ट क्लास में इसका रीज़न डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्लास में हम रीज़न डिस्कस करेंगे। एक बार जनरल रिकैप ले लेते हैं फटाफट से, जल्दी से, कि हमने आज क्या देखा, कि हमने आज काफ़ी सारी चीज़ें देख ली, इसलिए आपको दिमाग में रहनी चाहिए। हमने देखा बेटा प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स, प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स सबसे पहले बाय अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। जैसे ही आपने एल्काइल हैलाइड ऐड किया, HCl रिमूव हुआ, 1 डिग्री अमीन बन गया। फिर से ऐड किया आपने एल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री अमीन बन गया, HCl निकल गया। फिर से आपने HCl ऐड किया, क्या RH ऐड किया, क्या बन गया, 3 डिग्री अमीन बन गया। फिर से ऐड किया, क्वाटरनरी सॉल्ट बन गया।
ठीक है। तो ये हो गया पूरा प्रोसेस अमोनोलिसिस का। अगर हमने रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स की बात करी, ये सारे इसके रीजेंट्स हैं SnHCl, FeHCl, ZnHCl, H2 निकल PD और PT और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्या होगा, NO चेंज जाएगा N2 में, अमीन बन जाएगा, नाइट्रो से अमीन बन जाता है। रिडक्शन ऑफ एल्काइल साइनाइड में क्या होगा, मेंडियस रिएक्शन बोलते हैं इसको। यहाँ देखो CN था ना, क्या बन गया RCH2NH2, क्या बन गया RCH2NH2। अगर मैं बात करूँ रिडक्शन ऑफ अमीन्स की, अगर मैं बात करूँ रिडक्शन ऑफ अमीन्स की तो सॉरी अमाइड की, तो बेटा अमाइड CONH2 जनरल रिडक्शन करेंगे तो अमीन मिलेगा, मतलब कि जो CO ग्रुप है CH2 में बदल गया, CO ग्रुप है CH2 में बदल गया। लेकिन अगर मैं हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन की बात करूँ, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे RCONH2 Br2NaOH, इसका क्या है, Br2NaOH क्या है, रिएजेंट है। क्या होगा, ये जो पूरा है CO ही चला जाएगा और RNH2 बन जाएगा, Na2CO3 NaBr और H2 भी निकलता है, ठीक है। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। थैलेमाइड लिया हमने स्टार्टिंग में, थैलेमाइड जब लिया तो इसमें क्या बन गया, यहाँ देखो KOH डाला, एल्कोहलिक KOH डाल दिया। जैसे बेटा एल्कोहलिक KOH डालोगे इसमें, ये पोटेशियम यहाँ पे आ जाएगा, पोटेशियम यहाँ पे आ गया। अब RX डाल दोगे, क्या डालोगे RX, जैसे RX डाला यहाँ पे R बन गया। फिर से क्या डालोगे NaOH, क्या बना COONA और RNH2, क्या बन गया 1 डिग्री अमीन बन गया, 1 डिग्री अमीन बन गया। फिर प्रॉपर्टीज देखी थी हमने, इंटरमोलिकुलर फोर्स, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी की बात करी थी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है 1 डिग्री में होती है, 2 डिग्री में होती है, 3 डिग्री में नहीं होती है, ठीक। उसके बाद इसका जो अट्रैक्शन है सबसे ज़्यादा 1 डिग्री में, फिर 2 डिग्री में, फिर 3 डिग्री में। बॉइलिंग पॉइंट भी ऐसा है, सबसे ज़्यादा 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। फिजिकल नेचर ऑफ एमीन्स की बात करें तो लोअर एलिफेटिक्स क्या होते हैं, ये गैसेज होते हैं और फिश ऑर्डर होता है, और उसके बाद मिडिल वाले जो होते हैं वो लिक्विड्स होते हैं और हायर सॉलिड्स होते हैं। इसके बाद बात कर रही हूँ मैं किसकी, सॉलिबिलिटी की, तो वाटर में सॉल्युबल होते हैं बेटा, वाटर में सॉल्युबल होते हैं। और ये अगर मैं सॉलिबिलिटी की फंक्शनल ग्रुप्स की बात करूँ तो अल्कोहल सबसे ज़्यादा सॉल्युबल, फिर अमीन, फिर एल्केन्स। डिक्रीज करती है सॉलिबिलिटी अगर मास इंक्रीज करेगा तो, ठीक है, डिक्रीज करेगी अगर मास इंक्रीज करेगा। बेसिसिटी की बात करें तो अमीन्स बेसिक होते हैं क्योंकि यार वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकते हैं, और दूसरी चीज़ क्या कि वो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। जो भी स्पीशीज़ हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करती है वो बेस होती है अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी। अब इसका ऐसा स्ट्रेंथ, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ, सॉरी बेसिक स्ट्रेंथ ऐसी क्यों है, इसका नेचर ऐसा क्यों है, वो हम करेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में, ठीक है। तो क्या तुमको ये सारे टॉपिक्स आज बढ़िया तरीके से समझ में आया? मुझे फटाफट से कमेंट करके बता देना कि मैम हमको अच्छे से समझ में आ गया। इसका जो भी आपको कॉन्सेप्ट है क्या आपको क्रिस्टल क्लियर हुआ है, वो भी मुझे अच्छे से बता देना कि मैम सारे कॉन्सेप्ट्स हुए हैं एकदम क्रिस्टल क्लियर और डायमंड क्लियर। और सेशन को जल्दी से लाइक भी करेंगे, ठीक है, सेशन को लाइक करेंगे जल्दी से। तो यार हमने आज बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी, और एक सेकेंड रुको ज़रा, ये एक्स्ट्रा पेजेस आ जाते हैं ना तो तुम्हारे नोटबुक में भी फिर सारे एक्स्ट्रा पेजेस जाएंगे, ठीक है। तो संकल्प बैच वाले मेरे प्यारे बच्चों जिनका YT पे सेशन चल रहा है, अगर आप नए हो वेदांतु महाराष्ट्र में, वेदांतु महाराष्ट्र 11th 12th में, तो बेटा संकल्प बैच चल रहा है यूट्यूब पे, जो कि क्लास 12th वालों के लिए डेडिकेटेड है, क्लास 12th वालों के लिए। और ये आपका सेम बैच बेटा, सेम जो संकल्प बैच है वो वेदांतु के एप्लीकेशन पे भी चल रहा है, तो वहाँ पे आप जाके फ्री एनरोल कर सकते हो, एकदम फ्री, कोई भी कॉस्ट नहीं है। और सारी लाइव क्लासेस आपको वेदांतु के एप्लीकेशन पे मिल जाएंगी। अगर आप नए हो तो यार जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री सब की लाइव क्लासेस होती हैं रोज़, ठीक। तो यार फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। इसी के साथ मैं अगर बताऊँ आपको कि MHT CET की तत्व बुक आ चुकी है, जो कि है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स की, जस्ट फॉर ₹1800, मतलब अभी 30% ऑफर चल रहा है, 30% ऑफ चल रहा है। तो यार आप इसको परचेस कर सकते हो। इसकी परचेस करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप परचेस कर सकते हो। बेटा ऐसा नहीं है कि आपने आज बुक परचेस करी और कल मिल जाएगी, ऐसा नहीं होगा ना, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो बुक जब आप परचेस कर लोगे, जब आप पेमेंट कर दोगे तो थोड़ा सा वेट करना, ठीक है, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी उसकी। इसी के साथ मैं बात करूँ अगर नीव बैच, तो नीव बैच के साथ आपको शौर्य बैच भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है इतने कम प्राइस में। इसका प्राइम बैच भी है, इन्फिनिटी भी है, और इन्फिनिटी प्लस बैच भी आपको मिल जाएगा। अगर मौर्य बैच की बात करूं तो मौर्य बैच बेटा उन लोगों के लिए जो कि CET की तैयारी कर रहे हैं, डेडिकेटेड है CET की तैयारी के लिए। प्राइम बैच भी है, मौर्य बैच मतलब ये इन्फिनिटी बैच भी है, जिसमें आपको बैचेस और बुक्स मिल जाएंगी। और मौर्य
इन्फिनिटी प्लस बैच है जो कि आपको 1 ईयर का कोर्स मिल रहा है, जिसमें आपको बैचेस, बुक्स और पर्सनल मेंटर्स मिलेंगे, ठीक है। साथ ही अगर मैं बात करूँ IVSAT के स्कॉलरशिप टेस्ट की, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ जाके आप वो टेस्ट दे सकते हैं और 90% तक की स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं। साथ ही बेटा यहाँ देखो, ये है वेदांतु के बहुत ही शानदार रिजल्ट्स MHT CET के 99.99 परसेंटाइल। ये है JEE मेंस 2026 का रिजल्ट, 2025 का रिजल्ट, और बेटा JEE के साथ ये है आप सभी के सामने नीट का रिजल्ट, जो कि बहुत ही शानदार है फ्रॉम वेदांतु। और अगर आप वेदांतु के ऑफलाइन सेंटर्स को विजिट करना चाहते हैं तो यार पूरे पुणे और महाराष्ट्र में आपको इसके ऑफलाइन सेंटर्स मिल जाएंगे। पुणे में आपको मिलेगा PCMC, स्वारगेट, औंध और सिंहगढ़ में, और महाराष्ट्र में आपको मिल जाएगा अमरावती, बुल्डाना, नागपुर, अहिल्यानगर और जलगांव में, जहाँ पे जाके आप 90% तक की स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं। तो है ना ये मज़ेदार कि नहीं? जल्दी से जाओ और वेदांतु के ऑफलाइन सेंटर्स आप विजिट कर सकते हो। जो भी आपके आसपास ऑफलाइन सेंटर्स हैं आप वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हो और 90% तक की स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं। तो यार जल्दी से सेशन को करेंगे लाइक और मुझे कमेंट करके बताएंगे कि मैम आज का सेशन हुआ है हमेशा की तरह एकदम क्रिस्टल क्लियर और डायमंड क्लियर। मिलेंगे हम नेक्स्ट वाले सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लव यू ऑल। बाय बाय।